हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई6या। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के रिगार्डिंग आपके जितने भी फॉर्मूले एनसीईआरटी में हैं, हम हर एक फॉर्मूले को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब में आज तक ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनी है जिसमें कि क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनका कंपाइलेशन किया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले को यहाँ पर समराइज करके कंपाइल करके लेके आया हुआ हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सभी फॉर्मूलेस को हम यहाँ पर चैप्टर वाइज यानी कि यूनिट वाइज पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ में बोनस पॉइंट ये है कि हम हर एक फॉर्मूले के साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस फॉर्मूले को आप एक्चुअल में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें और किन फॉर्मूले को आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, फिजिक्स में आने वाले हर एक फॉर्मूले सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने के लिए नहीं होते। कुछ फॉर्मूले आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं, कुछ फॉर्मूले आपके ग्राफ बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि कितने फॉर्मूले एक्चुअली न्यूमेरिकल बनाने के लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको लिस्ट करवाने वाला हूँ, इसमें अराउंड हम 150 से 200 फॉर्मूले करने वाले हैं। ठीक है, और ये चीज आपके लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग होगी कि आखिर इतने फॉर्मूले कहाँ से आ गए। तो एक तरीके से इस पूरी वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अराउंड जितने भी टाइम का ये वीडियो लेक्चर बनता है, ठीक है, इसके बाद आपका ये मान के चलिए कि 30 to 40% तो यहीं पर कवर हो जाएगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ी है। और जैसा कि मैं समझ रहा हूँ बोर्ड्स नजदीक आने वाले हैं, तो ऐसा तो शायद ही कोई बच्चा होना चाहिए जिसने अभी तक फिजिक्स को टच भी नहीं किया है। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो फिजिक्स को एक बार पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ में वो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए फॉर्मूले का एक कंपाइलेशन वीडियो चाहते हैं, उनके लिए वीडियो आज बहुत ज़्यादा मददगार होने वाली है। ठीक है, तो एक कॉपी और एक पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलने वाले हैं। ये नोट्स आपने खुद ही बनाने हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो अराउंड 30 to 40% तो आपको ऑन द स्पॉट याद हो जाता है। ठीक है, और हाँ, दूसरी बात, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूले बनाए हैं ये मैंने चैप्टर वाइज नहीं बनाए हैं, ये मैंने यूनिट वाइज बनाए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कि आपका स्टार्ट होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से और खत्म होगा आपका कैपेसिटेंस में। ठीक है, तो ये पूरा यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आएगा। इसके बाद करंट का यूनिट आएगा। तो मैंने जितने भी फॉर्मूला कंपाइलेशन किए हैं वो मैंने यूनिट वाइज किए हुए। ठीक हो गया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे फिजिक्स का होने वाला है, जो हमने क्लास 12th में आते आते पढ़ा था, Q इक्वल टू एन ई। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था? वेरी गुड। दूसरा फॉर्मूला जो आपका कूलम फोर्स है, F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ चीजें समझने वाली है। देखो, मैं हर एक कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूला लिस्ट करवा दिया मैंने। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और Q1 Q2 इनको लेते हैं हम विद साइन, सॉरी विदाउट साइन। अभी विदाउट साइन का क्या मतलब है, देखो ध्यान से। मैंने बोला कि एक फोर्स है, यहाँ पर एक चार्ज है 2 कूलम का और ये 3 कूलम का, और बीच में दूरी है 1 मीटर की। ऐसे यहाँ पर देखिएगा, देखिए मेरा यहाँ पर कोई भी मकसद ये नहीं है कि मैं जल्दी से आऊँ और 10 मिनट में आपको पूरे फॉर्मूले की लिस्ट निकाल के समझे चले जाऊँ। मेरा ये है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, टाइम मैटर नहीं करता है, चाहे वीडियो 1 घंटे की क्यों ना बने, बट हाँ, अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम पूरी तरीके से सीखें। और वैसे भी इतनी जल्दी कहाँ जाने की है। ठीक है, अभी तो आप अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट हमने अगर एक्स्ट्रा पढ़ भी दिया, कुछ चीज़ें नई सीख भी दी, क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। और जिस बच्चे को पता है उसका एक बार रिविजन हो जाएगा, क्या पता कोई चीज़ उससे मिस हो रही हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिया मैंने 2 कूलम और -3 कूलम, बीच में मैंने ले लिया 1 मीटर। दोनों सेम है, बस साइन का अंतर है। यहाँ पे फोर्स कितना होगा बताइए? के Q1 की वैल्यू कितनी है? 3, Q2 की सॉरी 2, चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू 2, बीच की दूरी कितनी है? 1 का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा? F इक्वल टू, देखो K इधर पे 2 और इधर पे -3 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, मैंने लिखा है ना विदाउट साइन, अपॉन 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी जो F होगा वो कितना आएगा? 6K, और यहाँ पर भी जो F होगा वो कितना आएगा? 6K। K की वैल्यू नहीं रखी हुई है मैंने अभी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे, ये दोनों क्वेश्चन तो अलग अलग है। तो देखिए, फोर्स दोनों में सेम होगा, वो बात अलग होगी कि फोर्स का नेचर दोनों में अलग अलग होगा।
तो जो साइन होते हैं ना चार्ज के, वो फोर्स का नेचर डिटरमाइन करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, चूंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। ठीक है, जबकि यहाँ कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव। आई बात समझ में? क्योंकि एक प्लस है तो एक क्या है? माइनस है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगली बार से मैं विद साइन और विदाउट साइन बोलूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आया बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम नया फॉर्मूला देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल का। ठीक है, तीन चीज है, एक लैम्डा, एक सिग्मा और एक रो। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं Q/A, एरियल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। और रो होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यानी कि Q/V। तीन चीजें याद रखिएगा, एक होता है आपका लैम्डा, एक होता है आपका सिग्मा और एक होता है आपका रो। ठीक हो गया? दिस वन इज आपका लैम्डा Q/L, सिग्मा इज Q/A एंड रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, दिस इज Q/V। तीन फॉर्मूले डन। चौथा फॉर्मूला देखिए, तीन में ही सब पार्ट हो गया, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होने वाले हैं। अगला जो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, वी पढ़ते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए हैं, होता है W/Q। पढ़ के आए हैं। तो यहां पर से V इक्वल टू कितना हो गया? W/Q। पक्का? तो कोई वर्क निकालने का फॉर्मूला भी पूछता है तो Q इंटू क्या होता है? V। या आपने एटम चैप्टर में भी पढ़ा होगा QV, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी एक फॉर्मूला बनता है, तो यहीं से बनता है फॉर्मूला। अगर मैं Q के बदले E लिख लूं, क्योंकि Q बोले तो चार्ज और E बोले तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो फॉर्मूला E भी बन जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ में फॉर्मूले कनेक्ट भी करवा रहा हूँ। एक तरीके से पूरी क्लास है जिसमें मेरा और आपका आपस में डिस्कशन चल रहा है। बस मेरे को यहाँ वीडियो बनाने से या एक तरीके से फॉर्मल रहने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जितना ज्यादा नॉलेज हो मेरे लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो V इक्वल टू हमने पढ़ा W/Q। अब V निकालने का ही एक और फॉर्मूला होता है। V निकालने का फॉर्मूला होता है आपका E इंटू DR, यानी कि डिस्टेंस। आपने सुना भी होगा, अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर करें तो E इक्वल टू होता है आपका dV/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा। तो V बराबर क्या हो जाएगा? dV बराबर E इंटू DR, या E इंटू R कह सकते हो आप। ठीक हो गया? या इसको E इंटू L भी कह सकते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इक्वल टू आपका पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद नया फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि होता है KQ/R। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हम बात करें, इस Q को विद साइन लिखा जाता है, यहाँ पर साइन मेंशन किया जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका पोटेंशियल होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ विद साइन, अगर फॉर एग्जाम्पल हम -3 है तो हम -3 लेंगे, +3 नहीं लिखेंगे उसको वहां पर। ठीक हो गया? तो V निकालने के टोटल कितने फॉर्मूले? 3। पहला है W/Q, दूसरा है E इंटू DR, या बोल सकते हो E इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है E यहाँ पर, देखिए E इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा KQ/R, वेयर K इज 1/4πε0। पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन में, अब हम निकालते हैं U। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जिसको पता नहीं हो पूरा लिख लीजिएगा। हाँ, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q1Q2। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं फोर्स और इसमें, अपॉन R, ओनली R, जबकि वहां क्या था? R² था। ठीक है, और इसको भी कैसे लेते हैं? विदाउट साइन, सॉरी विद साइन। पोटेंशियल एनर्जी को भी कैसे लेते हैं? विद साइन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये है, एक क्वेश्चन है कि 2 कूलम है, ये -3 कूलम है और ये 1 है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? U बराबर K इंटू 2 ऐसी रहेगा इंटू -3, साइन लेंगे यहाँ पर, ठीक है, अपॉन 1। ठीक हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। आई होप ये भी आप समझ चुके हैं।
तो विद साइन और विदाउट साइन है, ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में और ना ही किसी आपको बुक में मिलेगा। ये कब आता है? बच्चे के अपने एक्सपीरियंस से। जब वो 50-100 क्वेश्चन करता है ना, तब धीरे धीरे उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो वहां से वो चीजें बनता है। आपको एक पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं गॉस लॉ की। कितने हो गए? ये 5 हो गए। ठीक है, अब छठा है हमारा गॉस लॉ। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, गॉस लॉ। गॉस लॉ में फाई निकालने का कितने फॉर्मूले होते हैं? गॉस के अकॉर्डिंग तो क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है। और फाई निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। और इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारे एप्लीकेशन भी किए थे। हर एप्लीकेशन में मेन यही फॉर्मूला लगता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। लिख भी दीजिएगा, हाँ, थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर। चलिए, अब इसके बाद इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें, सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, तो लाइन चार्ज, अब देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज बता रहा था, मैं फॉर्मूले के साथ साथ में डायग्राम भी आपको यहाँ पर बताने वाला। अब आप बोलेंगे यार ये डायग्राम हम क्यों पढ़े आखिर? क्योंकि ना आप पता कैसे चलेगा कि किस फॉर्मूले को कैसे करें। आप कोई 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में थोड़ा पढ़ते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, आपने एफ ढूंढा, ए ढूंढा, और अब आपको मास निकालना है, एफ इक्वल टू एम ए लगा के। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। अब मैंने ये ई बोला, ठीक है, और मैं अगर ई का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आपको पता कैसे लगेगा कि आखिर ये आया कहाँ से फॉर्मूला, हम इसको किस केस में लगाएं? क्योंकि ई निकालने के तो दुनिया भर के फॉर्मूले होते हैं, अभी मैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा, तो आप इसको आखिर कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए ये डायग्राम बनाने बहुत जरूरी होते हैं। ई बनाने का वैसे एक और फॉर्मूला है, 5वां यहाँ पर लिख देते हैं, नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी। ई निकालने का एक और फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी एक ई निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आप बोलेंगे यार ये और एफ में क्या अंतर है? देखो, एफ वाले में सेम होता है, देखो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जबकि ई में सिर्फ एक चार्ज होता है। तो याद रखिएगा, फोर्स में ऑलवेज 2 चार्ज होंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली क्या होगा? एक चार्ज होगा। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें ई बराबर, तुमने एक और फॉर्मूला सुना होगा, ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आई बात समझ में? अब आप खुद ही सोचो ना, लॉजिक लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है? एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। तो किसी भी एक चार्ज से डिवाइड कर दो, तो Q1 से Q1 कट गया, तो आप कितना चार्ज बचा? सिर्फ एक ही तो बचा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक चार्ज आया है। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हमने 2 फॉर्मूले पढ़ दिए। अब मैं यहाँ पर आपको गॉस लॉ में बताने वाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है जस्ट इधर पे, ठीक है। आखिर इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है फिर भाई? तो अंतर है डायग्राम का, कि ये ई है, ये उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि हर जगह लग सकता है। तो हर जगह लग सकता है तो हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? बात असल में ऐसी है कि आप कहीं जाते हैं तो आप अपने पाँव से तो कहीं भी जा सकते हैं ना। आप अमेरिका भी जा सकते हैं, आप दिल्ली भी जा सकते हैं, आप बॉम्बे भी जा सकते हैं, आप अपने स्कूल भी जा सकते हैं, बट आप क्या करते हैं? जब आपको एक कमरे से दूसरे कमरे जाना होता है तो आप पाँव का यूज करते हैं। जब आपको अपने यहाँ से स्कूल जाना होता है तो आप कभी पाँव का यूज करते हैं, ज़्यादा दूर है तो बस का यूज करते हैं। दिल्ली बॉम्बे जाना है तो आप ट्रेन का यूज कर लेते हैं। अगर आपको यूएस जाना है तो आप प्लेन का यूज करते हैं। तो ऐसा होता है ना, तो ये सब चीजें क्या करते हैं? हमारी जर्नी को बहुत ज्यादा ईजी बनाती है। ऐसी यहाँ पर जो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इससे आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। असल में ये सारे फॉर्मूले आए भी यही है। असल में क्या है, गॉस लॉ कुछ नहीं है। गॉस लॉ ये है कि आप कान ऐसे पकड़ो या गॉस लॉ लगा के घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। बट अंतर इस बात का है कि गॉस लॉ से कुछ क्वेश्चन इतने इजीली बन जाते हैं जिससे इनसे अगर आप उन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। इसीलिए गॉस लॉ का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी कि जिससे कुल मिला के ये मान के चलो, अगर 5 पेज में ये वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन बन रहा है तो गॉस लॉ से 2 या 3 लाइन में उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। बट हाँ, गॉस लॉ की अपनी लिमिटेशन है। गॉस लॉ से हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता। उसके जो 3-4 एप्लीकेशन है, सिर्फ उन्हीं से आप आंसर निकाल सकते हो, उन्हीं को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। जबकि जो 5वें नंबर में ई का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर ऑल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ पे लगाते हैं फिर भाई बताओ? अगर आपके पास एक लाइन चार्ज हो, आपने डेरिवेशन पढ़ा हो,
ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कितना भी लंबा हो सकता है। हमको क्या करना है कि आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तब ये फॉर्मूला लगता है। याद रखिएगा बिना डायग्राम के कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पर ना बनाइए, ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, कभी नहीं आएगा आप लोग। दूसरी बात ये है ड्यू टू लाइन चार्ज, लिख भी दीजिएगा जिसको नहीं आता, ई ड्यू टू लाइन चार्ज टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। पहला। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, ई ड्यू टू स्पेयर। अब स्पेयर के तीन केस होते हैं। पहला होता है स्पेयर का आउटसाइड। आउटसाइड कैसे होगा? पहला आउटसाइड, और दूसरा होता है सरफेस पे, और तीसरा होता है इनसाइड पे, स्पेयर के अंदर। तो स्पेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई बात समझ में? इसका अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉ बनाऊं तो दिस इज अवर स्पेयर। इस स्पेयर का रेडियस है कैपिटल आर, नॉट स्मॉल आर, ओके। और हमें स्पेयर के बाहर जाना है, कितनी दूरी पे? स्मॉल आर दूरी पे, और इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आ रही बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वही अगर हम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सरफेस बोले तो यहाँ कहीं पर ही, ये दूरी पे, तो इस पॉइंट पे जो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनसाइड पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, इनसाइड पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। यानी कि स्पेयर के अंदर अगर आप कोई भी पोर्शन लेते हैं, लेट अस सपोज आप इधर पे ये कोई भी पोर्शन लेते हैं, स्पेयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यानी कि अगर आप स्पेयर के अंदर है और उस स्पेयर में पूरी करंट फ्लो हो रही है, आप स्पेयर को टच नहीं कर रहे हो, आप स्पेयर के अंदर बैठे हो, तो आपको बिल्कुल करंट नहीं लगेगा वहां पर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही मौजूद नहीं है। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ पे होता है? बाहर पे होता है और उसके सरफेस पे होता है। आई बात समझ में? और याद रखिएगा कि इस स्पेयर में कैसा चार्ज घूम रहा होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर होता है। चलिए बहुत बढ़िया, हमने आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस तीनों पढ़ लिया। अब इसके बाद गॉस का अगला रूल, जो कि कहां पे होता है? ड्यू टू सीट। यहां पर देखिए, यहां पर होगा अब हमारा ई ड्यू टू सीट, और इनसाइड 0 होता है, ठीक है, अभी बताया था मैंने। अब सीट में देखो भाई, सीट में कैसा होगा? एक सीट होगी हमारी यहाँ पर, ऐसे ये ऐसे करके एक सीट होगी, 3D सीट बनाने की कोशिश करते हैं। ये सीट है, इस सीट के हमको इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पी पॉइंट पे। तो सीट का फॉर्मूला होता है आपका ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक हो गया। यहाँ पर सरफेस वाले में सिग्मा अपॉन क्या था? एप्सिलॉन नॉट था, ओके। अब तीसरी चीज, कितने ये हो गए? 2 हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट। ये बहुत बार आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि इन्हीं प्लेट से क्या बनता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यही फॉर्मूला आपका इधर पे भी आया था, ड्यू टू सरफेस पे। ये दोनों सेम ही है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इनका अलग अलग चलता है। तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू प्लेट। और ऊपर वाला किसकी वजह से है? ड्यू टू सीट। आई होप यहां तक आपको ये सारे फॉर्मूले रिवाइज हुए होंगे। कितने फॉर्मूले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 फॉर्मूले हमने यहाँ पर कर लिए। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म नहीं हुआ है, 19। अब यहां से करते हैं। ये देखिए, नंबर आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं जस्ट बीच बीच में कहीं पर गलत भी नंबर हो जा रहा है, कहीं पर सही भी हो जा रहा है, मैं 1-2 जगह नंबर डालूंगा ताकि मेरे को एक आइडिया आ पाए कि असल में पूरे फॉर्मूले कितने हैं करके, ताकि मैं थंबनेल में लगाऊं इतने फॉर्मूले हैं करके।
ठीक है, बाकी आप अपना नंबरिंग करते रहिएगा उसमें। अब देखिए इसके बाद हम जाते हैं डाइपोल पे। डाइपोल वाले, अब डाइपोल क्या होता था? द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a एंड द डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था आपका? q इंटू 2a, पहला फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद जो आपका डाइपोल हुआ इसमें दो थे आपके, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, याद है इसका डेरिवेशन होता था बहुत तगड़ा वाला। ये क्या होता था? एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला होता है आपका 2k, k की वैल्यू 1/4πε0, ओके। p डाइपोल मोमेंट x अपॉन, यहां पर हो जाएगा अपॉन, यहां पर लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ई एक्सियल का एक और फॉर्मूला होता है, बट अब सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा तो सही, बट क्या कुछ समझ में आया? नहीं, क्योंकि हमें डायग्राम ही नहीं पता था ये कहाँ लगता है। तो डायग्राम देखो जरा, देखो मान लो ये डाइपोल है, इधर पे चार्ज कितना है आपका? माइनस क्यू, और इधर पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू, और ये इसका सेंटर है, ओ नाम है इसका। आपने क्या करना है बताए, इससे आगे को जाना है एक्सिस पे ये, और इस पॉइंट पी पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि सेंटर से कितनी दूरी पे है? x दूरी पे है ये। ठीक है, तो x क्या है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। आपको पता भी तो होना चाहिए x क्या है, a क्या है, कैसे लगाएंगे वरना एग्जाम में आप वहां पर इतने बड़े 3 लाइन की थ्योरी दी होगी, उसी के बीच में कुछ कुछ वैल्यू डाली होंगी, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। अब आप जाते हैं इसके भरोसे कि टीचर x ये है, a ये है, p ये है, k ये है, लिख के दे देगा, आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर करेंगे। ऐसा स्कूलों में होता है, ठीक हो गया। ऐसा वहां पर एग्जाम में नहीं होगा, एग्जाम में एक बहुत बड़ी थ्योरी देगा, वहां पर आपको समझना पड़ेगा एक्स क्या है आखिरकार, ए क्या है। ए क्या है यहाँ पर? देखो 2a था ना डाइपोल की लेंथ, तो 2a का आधा कितना हो गया? a, क्योंकि डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो कितनी होती थी? 2a होती थी, तो दिस इज a आया। अब इसमें एक चीज पढ़ा था, जब x बहुत ज्यादा बड़ा होगा, किसके मुकाबले? a के मुकाबले बहुत बड़ा होगा, मतलब x यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ कहीं होगा, बहुत ज्यादा दूर होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा बताओ? a से बहुत बड़ा होगा, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला हो जाता है आपका 2kp अपॉन एक्स क्यूब। अब कैसे आया, क्यों आया, इसके लिए आप हमारी वन शॉट वीडियो को रेफर कीजिए अगर किसी को डेरिवेशन में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये केस हो गया उसका स्पेशल। अब एग्जाम में ना अगर ए नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला लग रहा, अगर ए की वैल्यू नहीं दी है, और अगर सॉरी एक मिनट, हाँ, अगर ए नहीं दिया हुआ है तो, और अगर ए दिया हुआ है तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है मेन वाला। तो ये चीज भी देखिएगा कि कौन सी चीज दे रखी है, या कुछ कह तो नहीं रखा है द वेयर द दिस पॉइंट पी इज वेरी फार फ्रॉम द डाइपोल लेंथ, ऐसा करके कुछ तो कहा होगा। बाकी न्यूमेरिकल्स में तो हम इनको डिस्कस करेंगे। अब बात आती है ई इक्वेटोरियल की। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, देखो इक्वेटोरियल पॉइंट का तो पहले डायग्राम बनाओ, ये अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। देखो 2a, दिस इज द डाइपोल, दिस वन इज माइनस q एंड दिस वन इज q। ये डाइपोल का सेंटर है, तो a दूरी होगी, हमको इस सेंटर से ऊपर को जाना है कितनी दूरी पे? x दूरी पे। कितनी दूरी पे जाना है? x दूरी पे। इस पॉइंट p पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? इसका फॉर्मूला होगा सिंपल, देखो kpx अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर से कंपेयर करते हुए देखो, प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखो वहां होल स्क्वायर था, यहाँ पावर 3/2, वहां माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, वहां 2kpx था, यहाँ kpx होता है। और सेम जब x बहुत ज्यादा दूर होगा a के मुकाबले, यानी कि x कहीं यहाँ होगा, ये यहाँ कहीं होगा, जब x इतना दूर होगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो kp अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आ गए। अब इसके बाद एक रिलेशन आता है भाई एक्सियल और इक्वेटोरियल में। एग्जाम में आज तक तो नहीं आया है, बट हाँ एमसीक्यू में आ सकता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन होता है। तो एग्जाम में आएगा ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन होता है।
तो रिलेशन होता है ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इक्वल टू रेशियो 1 या 2/1, जो कहना चाहो आप इसको, ठीक है। क्योंकि देखो ऊपर 2 है, बाकी सब सेम है। यहां पर देख लो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ वाले में देखो, इस वाले में देखो, यहाँ ये 2kp/x³ और यहाँ क्या है kp/x³। अगर दोनों को डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही तो बचेगा। kp/x³ से तो kp/x³ पूरा ही कट हो जाएगा ना, तो ये चीज रहा। तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल बराबर कितना होता है, 2:1। वेरी गुड। अब इसके बाद यहां पर हमने पूरा ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम सीखते हैं टॉर्क। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ बराबर होता है P क्रॉस E। P वेक्टर डाइपोल मोमेंट और E वेक्टर। और आपको पता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो आपका आता है P E साइन थीटा। ठीक हो गया। अब आप बोलेंगे कि कब कौन सा यूज करें, ऑब्वियस सी बात है, जब P और E वैल्यू दे रखी है, थीटा दे रखा है कुछ, तो ये वाला साइन थीटा वाला यूज कीजिए। और जब I J K के फॉर्म में दे रखे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। सिंपल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने टॉर्क कर दिया। टॉर्क पढ़ने के बाद अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ें, पोटेंशियल एनर्जी, अब आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो जस्ट ऊपर पढ़ा था यू, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए कितनी चीजें हैं आपके सिलेबस में, अभी पहला यूनिट भी खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ वो बात अलग है कि सबसे बड़ा यूनिट यही है फॉर्मूले के लिए आज। तो डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखेगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसका लास्ट सेगमेंट आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है या कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। इस कैपेसिटर को C से डिनोट करते हैं। C बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Q/V, या आप कह सकते हो Q इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। इसको किससे में नापते हैं, फैराड में नापते हैं हमेशा। ठीक है, और एक कन्वर्जन भी देखना, 1 μF इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड। ठीक है, ये है। अब ये चीज देख लिया हमने। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे सिलेबस में आई थिंक है नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, बट हाँ ये नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, बट वो है क्वांटिटेटिव आइडिया है, तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C बराबर ε0 A/d। और कोविड से पहले तो ये बहुत ज्यादा आता था, मतलब 90% चांसेस रहते थे इस फॉर्मूले के आने के। ठीक है, अब इसके बाद कैपेसिटर को हम पढ़ेंगे कि इसको जब सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है। अब सीरीज पैरेलल में ऑब्वियसली बात है, बिना डायग्राम के तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो फिजिक्स में अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कमजोर होते हैं फिजिक्स में, नहीं लग पाता इंटरेस्ट, तो हमें हर एक स्टूडेंट को लेके चलना होता है। तो देखो, और ऑब्वियस सी बात है, जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए तो उसको तो और मजे आ रहे होंगे, क्योंकि उसको तो हर एक चीज रिवीजन हो रही है, उसको अपना दिमाग कहीं पर लगाना ही नहीं है। देखो ये है कैपेसिटर, मैंने नीचे से बैटरी दी, ऊपर से इसमें C1 C2 और C3। ये कौन सा है बताओ, सीरीज है कि पैरेलल है, ये सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज में एक बात याद रखिएगा कि हर एक कैपेसिटर में जो चार्ज जाएगा ना वो सेम होगा हर एक कैपेसिटर में, बट जो पोटेंशियल होगा वो हर एक कैपेसिटर के अलोंग क्या होगा, अलग अलग। यहाँ V1 होगा तो यहाँ V2 होगा। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, जिसने न्यूमेरिकल बनाए होंगे वो इसका इंपोर्टेंस समझ रहा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, V3। तो सीरीज वाले केस में आपका चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, क्योंकि खुद ही सोचो ना, क्योंकि सिंपल एक लाइन में तीनों कैपेसिटर है, तो जो चार्ज आपका सीधे जाएगा वो सीधे निकलेगा ना, ऐसे करके। आई बात समझ में। जबकि पोटेंशियल में क्या है, पहले चार्ज गया, थोड़ा पोटेंशियल यहाँ खत्म हो गया उसका, फिर यहाँ गया तो थोड़ा यहाँ खत्म, क्योंकि पोटेंशियल मतलब पावर, और पावर कहीं ना कहीं टाइम के साथ क्या होगी, कम होगी। ठीक हो गया। चलिए, अब जब सीरीज में हम बात करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फिर 1/C सीरीज में, तो फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
C3। अब आप बोलेंगे रेसिस्टर में तो हमने सीरीज में अलग पढ़ा था। हाँ, रेसिस्टर में क्या होता था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि कैपेसिटर में उल्टा होता है। जो उधर सीरीज में होता है वो इधर पैरेलल में होता है। ठीक है, अब पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में कैसा केस बनेगा। देखो, एक मिनट, हाँ मैंने क्या कर दिया, क्या गलती की बताइए तो जरा। क्या आधे बच्चों को समझ में आया, कुछ बच्चों को शायद डायग्राम दोबारा बनाना पड़े, क्योंकि मैंने सिखा तो कैपेसिटर रहा था, बना रेसिस्टर दिया यहाँ पर। और कैपेसिटर का साइन कैसा होता है, कैपेसिटर का साइन बढ़िया ऐसा होता है, ये रहा कैपेसिटर, ये C2 हो गया और यहाँ पर C3 हो गया। ठीक है, अब देखो पैरेलल में कैसे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और यहां से मैंने क्या दी, इसको वोल्टेज दी, इधर से इसको ज्वाइन कर लो। अब खुद ही सोचो, हाँ इसका नाम है C1, इसका नाम है C2 और इसका नाम है C3। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से चार्ज दूं Q, तो कुछ चार्ज यहाँ कट जाएगा, कुछ ऊपर को चले जाएगा, कुछ यहाँ चले जाएगा और कुछ यहाँ बचा हुआ यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ चार्ज लेटर सपोज जा रहा है Q1, यहाँ चार्ज जा रहा है Q2 और यहाँ चार्ज जा रहा है Q3। तो पैरेलल में हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अलग अलग, बट पोटेंशियल पैरेलल में तीनों जगह क्या होता है, सेम। यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा। तो यहाँ भी कितना होगा V और यहाँ भी कितना होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आता है। और पैरेलल में फॉर्मूला होता है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जनरली इससे उतने क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, अभी तो बिल्कुल ही नहीं आते इससे थ्योरी और कंसेप्चुअल सवाल थोड़ा सा ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीरीज और पैरेलल कर दिया। इंपॉर्टेंट बात थी, सीरीज में क्या सेम होता है, जब सीरीज होता है तो सभी के अक्रॉस चार्ज सेम होता है, जबकि वोल्टेज अलग अलग होता है। जबकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और चार्ज सबके अक्रॉस क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, बाकी अगर किसी को डिटेल में जानना है, आप इसके वन शॉट वीडियो में आए, वहां पर मैंने पूरा डेरिवेशन करके आपको बता रखा है। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसका पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को यू दिखाते हैं, तो यू का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। अब आपको पता है कि Q बराबर CV फॉर्मूला होता है C इंटू V। ये फॉर्मूले को अगर एक बार C निकाले एक बार V निकाले तो U के दो और फॉर्मूले बन जाते हैं। एक ही बात है, पहला फॉर्मूला आपका बनता है 1/2 Q इंटू V। ऑब्वियस सी बात है, कब बनेगा 1/2 Q इंटू V, देखो हाफ C के बदले कितना लिख दो, Q बाई V इंटू V स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से ये V कट गया तो Q इंटू V बन गया। खाली बच्चों वाले काम कर रखे, ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ, ये रहा। और लास्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो होगा U निकालने का आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, और साथ ही साथ में हाँ एक और फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में, अब तो शायद हट भी गया या नहीं हटा है, एनर्जी डेंसिटी। पहले बहुत ज्यादा आता था एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, लिख लीजिए, लिखने में क्या हर्ज है, आ भी सकता है कभी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, यू से इसको दिखाते हैं, स्मॉल यू से। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा। कैपेसिटर क्या होता था, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज स्टोर करता है। किस फॉर्म में करता है, ये पिछले बार आया हुआ था MCQ में। तो जो कैपेसिटर होता है चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, साथ ही साथ में मैं ये चीजें जो बता रहा हूँ ना, इसको भी लिखते रहिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कई बार पढ़ाते टाइम नहीं निकलती है, कभी कभी बीच बीच में फ्लो में ये चीजें एक्सप्रेस हो जाती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे डेरिवेशन पढ़ दिए, सॉरी सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं सबके सब कवर कर दिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। कितने फॉर्मूले हैं देखो तो जरा। सबसे पहले अगर मैं इसको काउंटिंग करूं तो ये हो गया आपका 20वां, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
टोटल 36 फॉर्मूला है हमारे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसके इधर पे लिख देता हूँ मैं 36, अराउंड 35 मान चलो, 35 फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हर एक फॉर्मूला आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर्मूले के लिहाजे से और कंसेप्ट के लिहाजे से बहुत बड़ा टॉपिक था। ओके, अब इसके बाद हम नया टॉपिक हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको आप 2 मिनट में कर लेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला इसका जो आता है एग्जाम में, वो आता है, पहला फॉर्मूला होता है इसका करंट का ही, जो इसका अपना फॉर्मूला होता है, क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, और तुम्हें पता है कि Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कई बार N इंटू ई, अभी पीछे बता रखा है। तो I बराबर एक और फॉर्मूला लग जाता है कभी कभी एन ई अपॉन टी। और डिफरेंशियल फॉर्म में I का फॉर्मूला होता है I बराबर चेंज इन डी क्यू, चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम, डी क्यू अपॉन टी टी। एक ही चीज है, सभी जगह तो Q बाई टी ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये करंट के बारे में हर एक चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, ठीक है, डेफिनेशन आपने पढ़ी है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ड्रिफ्ट आता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में, और जो उसकी वेलोसिटी फिर हो जाती है, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका रिलैक्सेशन टाइम, अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक बंद कमरे में, कभी इधर 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 ऐसे करके जिगजैग मोशन कर रहा है, तो क्या करेगा, कभी इस दीवार में टकराएगा, कभी इस दीवार में टकराएगा। तो जब वो दो दीवार के बीच में टकराता है, ठीक है, वॉल्स के बीच में, तो उसके बीच में जो एवरेज टाइम स्पेंड करता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि द टाइम स्पेंड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। आप चाहें तो डेफिनेशन में लिख सकते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जिन को डेफिनेशन नहीं है, मैं साथ ही साथ में डेफिनेशन भी लिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी मैंने डाइपोल की डेफिनेशन भी लिखाई थी आपको, द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिर ये मत बोलिएगा कि थ्योरी वाले चैप्टर हमें नहीं मिल रहे, मैं एग्जैक्ट बुक की बात है, बुक के डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ। तो वीडी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई अपॉन एम इंटू टाउ, वेयर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तीसरा करंट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल के हिसाब से एन ई ए वी डी, ये पता होना चाहिए। हाँ, एन होता है आपका नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो लोकल भाषा में। ई की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ई कितना होता है बताओ, ई बराबर, ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था बट आपको पता भी होना चाहिए, -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ए क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और वी डी क्या हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। चौथी चीज पढ़ते हैं। अब बात आती है जे, जे कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, लिख लीजिएगा करंट डेंसिटी। तो जे का फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। अब करंट का फॉर्मूला क्या था बताओ, अभी पढ़ा तुमने, एन ई ए वी डी अपॉन ए से अगर ऊपर वाला ए कट गया तो जे का फॉर्मूला बन जाता है आपका एन ई वी डी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। आई बात समझ में? तो इतने फॉर्मूले हमने हवा में कर दिए। अब आगे चलते हैं, इसमें कम फॉर्मूले हैं और अच्छे फॉर्मूले हैं। देखो, इसके बाद आपका आता है जे का ही एक और फॉर्मूला आता है, जे बराबर, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है, इसी स्लाइड में जे का एक और फॉर्मूला आता है, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा इज कंडक्टिविटी और ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत बार इसका प्रूफ भी आता है, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉर्ट वीडियो में करवाया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जो कि जे होता है एंड कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा। तो जे बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा इंटू ई। कई बार ये भी फॉर्मूला लगता है। ठीक हो गया, चलिए उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम पढ़ें तो वो आ जाता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ का फॉर्मूला तो 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। V इक्वल टू क्या होता है, IR। पक्का? ओम्स लॉ के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आता है, ये R की वैल्यू निकाल देते हैं। R बराबर, ये भी 10वीं में पढ़ के आए हैं आप, रो L अपॉन ए।
याद है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ बढ़ती है वायर की तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, और वायर जितना ज्यादा मोटा होगा रेसिस्टेंस उसका उतना क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रो को कहते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दोनों लिखना, मैं एक ही लिख रहा हूं, रेसिस्टिविटी, और इसका यूनिट होता है आपका ओम मीटर। ठीक हो गया। तो आर के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ले ली, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये सब 10वीं के फॉर्मूले हैं। सातवां, अब हम बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई में। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो मैं एक बार इसको समझा देता हूं, मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा। मान लीजिए पहले टेम्परेचर T1 था, उस टाइम पे रेसिस्टेंस R1 हो गया, तो बोला कि जब टेम्परेचर T1 से T2 गया तो R2 कितना होगा, तो उसमें R2 निकालने का फॉर्मूला होता है आपका R2 इक्वल टू R1 यानी कि जो पहले था, ठीक है, 1 प्लस एल्फा और ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस T1। अब आप बोलेंगे अल्फा कहां से होगा, अल्फा वहां पर आपको एग्जाम में दिया गया। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, ये हुआ। तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी एक मिनट, इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, R2 इक्वल टू R1, फिर ये बिग ब्रैकेट 1 प्लस एल्फा, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, फिर होल ब्रैकेट। ठीक हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला, और इससे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, कि अगर T1 टेम्परेचर पे R1 रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो T2 टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस R2 होगा उसकी वैल्यू आखिर कितनी होगी, उसी को निकालने का ऊपर फॉर्मूला है। ठीक हो गया। चलिए आठवां फॉर्मूला हम अगर पढ़ें तो इसको हम पढ़ सकते हैं सीरीज में, आर इन सीरीज, ये तो आपने सभी ने पढ़ा है। सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। फिगर बना लेता हूं मैं यहाँ पर। एक बार आप पीछे देखिए तो कैपेसिटर वाले में पूरा अलग था, देखो सीरीज वाले में उल्टा किया था मैंने, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिखा था। इस वाले में देखिए सीरीज है यहाँ पर, चलो मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ इसको, ये रहा, ठीक है, सीरीज में जोड़ दिया, लेटेस्ट दिस। तो मान लीजिए इस रेसिस्टेंस का नाम है आपका R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। जैसे कैपेसिटर में हम चार्ज फ्लो करवा रहे थे ना, रेसिस्टर के केस में करंट फ्लो करवाई जाती है, तो सभी रेसिस्टर में करंट क्या होगी, सेम, बट पोटेंशियल सभी में क्या होगा, अलग अलग। यहाँ V1 होगा तो यहाँ V2 होगा, और यहाँ क्या होगा, V3 होगा। और R निकालने का सीरीज में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बात करते हैं पैरेलल में। देखिए पैरेलल में कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर मैं एक ड्रॉ बनाऊं, पैरेलल केस ये होता है R1 का। ड्रॉ बनाइएगा, ड्रॉ बनाने में कंजूसी मत कीजिएगा, अदरवाइज आपसे ज़्यादा तो जल्दी ख़त्म करने की मुझे हुई है, क्योंकि जितना लंबा वीडियो होगा उसकी वॉचिंग उतनी कम हो जाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो उसको देखते ही नहीं है। और यही वीडियो में 10 मिनट में खाली फॉर्मूला की लिस्ट लगा दूँ तो बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे 10 मिनट में तो हमने सारे फॉर्मूले पढ़ दिए। कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे तो तुम एक रिफ्रेशर खरीद लो, वहाँ माइंड मैप होता है, वहीं से पढ़ लो इस चीज़ को। यहाँ यही चीज़ है कि हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, पूरे साल भर जो हमने पढ़ा उसको यहाँ पर हम कंपाइलेशन कर रहे हैं उसका। तो मान लीजिए कि जो रेसिस्टेंस है इसका नाम है आपका R1, इसका नाम है R2 और इस वाले का नाम है R3। अब इस वाले में क्या होगा, जैसी कैपेसिटेंस में था इस वाले में करंट लेटेस्ट सपोज I1 बह रही है, तो इस वाले में कितनी बहेगी, I2, क्योंकि देखो ब्रेक डाउन हो जा रही है ना, कुछ यहाँ को जा रही तो कुछ ऊपर को जाएगी। और इस वाले में जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही, I3। बट तीनों में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम, विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, वेयर द पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज V। और इस केस में अब आपका 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और तीसरा है तो 1/R3। ठीक हो गया। तो हमने सीरीज और पैरेलल का केस भी पूरा पढ़ लिया।
अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो अब कौन सा फॉर्मूला बनता है हमारा, सीरीज पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया, ओके। अब 10वां फॉर्मूला हमारा बनता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज बहुत कम चांसेस है आने के, बट आ सकता है। इसको V से डिनोट करते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है सोचो। इसका फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। अब ये क्या चीज हुई, ठीक है। इसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूज, और आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आता। पहली बात तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि E और V में अंतर क्या होता है। E इज कॉल्ड EMF, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता आज अपना कॉन्सेप्ट बना लो, ठीक है। मान लो मैं एक सेल खरीद के लाया मार्केट से, ठीक हो गया। अब मार्केट वाले ने मेरे को ये सेल दिया और इस सेल में लिखा हुआ है 5 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब वो उसकी वोल्टेज है कि ईएमएफ है, ये उसका ईएमएफ है। आई बात समझ में। अब मैं सेल को घर लेके आया। अब मैंने क्या किया कि इस सेल को मैंने एक सर्किट से जोड़ दिया ऐसे करके। आई बात समझ। अब इसमें ऐसे करके एक साइड से मैंने ऐसे करके जोड़ा और एक साइड से मैंने ऐसे करके जोड़ा। अब इसको मैंने किससे जोड़ दिया, एक सर्किट से जोड़ दिया। अब जो इसमें वोल्टेज आएगी वो ई ना होके क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, और उसे कहते हैं वोल्टेज। तो ईएमएफ क्या हुआ, जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ, जो इसका वोल्टेज होगा। और जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो ईएमएफ किस में चेंज हो जाती है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम मार्केट से लेके आए होंगे तो इसका ईएमएफ कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि जब हमने इसको किसी वायर से कनेक्ट किया तो इस सेल के अंदर भी तो एक छोटा सा रेसिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इस सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, और इलेक्ट्रोड्स हैं तो इसका मतलब चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर है तो करंट क्रिएट कर रहा है, तो वहां भी तो कहीं ना कहीं वो रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं एक ड्रॉ बनाऊं तो देखो, मान लो मैं एक सेल लेके आया, दिस इज माई सेल, ठीक है, ये है। तो इस सेल का जो अंदर का रेसिस्टेंस होता है वो स्मॉल आर होता है, और इस सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, ई है। अब मैंने इस सेल को क्या किया, ये ऐसे करके मैंने इसको सॉरी एक सर्किट पे लगा दिया, मान लो कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ये पोटेंशियल बना V इक्वल टू ये क्या बना, E में से इसमें करंट कितनी बह रही है, मान लो I, तो माइनस I इंटू सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, ये माइनस कर देना, ठीक है। असल में डेरिवेशन क्या है मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर जस्ट फॉर्मूला लिखवाना था, बट साथ ही साथ मैंने समझा भी दिया कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। ईएमएफ जब उसको हम किसी भी सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट से सेल को कनेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब उसका ईएमएफ हुआ, ठीक है। और जब हमने एक बार उसको कनेक्ट कर दिया फिर वो ईएमएफ नहीं रहा, फिर वो क्या हो गया, उसका टर्मिनल वोल्टेज या वोल्टेज हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो V इक्वल टू क्या हो गया हमारा, E माइनस आई आर। चलिए इसके बाद हमारा इसी में एक नया स्टार्ट हो जाता है, बस लास्ट बचा हुआ इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जस्ट एक सर्किट होता है जिसमें कि 4 रेसिस्टर लगे होते हैं। कैसे, इस तरीके से, 4 रेसिस्टर लगे होते हैं। इसका एक का नाम होता है P, एक का नाम होता है Q, एक का नाम होता है R, और एक का नाम होता है X। और X रेसिस्टेंस हमको निकालना होता है, 3 हमें नोन होते हैं, चौथा हमें नोन नहीं होता है। तो अब इसको किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, दिस वन। और इसमें क्या लगा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर। अब इसकी सबसे पहले बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है, लिख लेना, बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन ये होती है कि जब गैल्वेनोमीटर पे कोई भी करंट ना जाए, यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी करंट IG जो जा रहा है किसके बराबर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, यानी कि आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सोर्स नल डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन, ठीक हो गया।
तो बैलेंस्ड कंडीशन पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पता है, द रेसिस्टेंस ऑफ अपोजिट आर्म्स, इनका जो प्रोडक्ट होता है यानी कि P इंटू एक्स बराबर क्या हो जाता है Q इंटू आर। शॉर्ट भाषा में बोलेंगे तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन एक्स। ये आपके टीचर्स ने भी वहां पर बताया। आई बात समझ में? सो दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और अब लास्ट हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ रूल। वैसे तो किरचॉफ रूल में कोई भी आपका फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, ये अपने आप में एक रूल है जिससे कि कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हम सर्किट सॉल्व करते हैं। बट हाँ, कुछ चीजें मैं यहाँ पर नोट डाउन करके लेके आया हूँ आपके लिए, जिसको कि यहाँ पर समझाना बहुत जरूरी है। पहला, इसके दो लॉ होते हैं, KCL, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरा होता है KVL। तो KCL क्या बोलता है, देखो मैं बता रहा हूं, आप लिख लीजिए। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। यानी कि फॉर एग्जांपल यहां से कुछ करंट आ रही है, मान लो ये करंट का नाम कितना है I1, और ये करंट का नाम कितना है I2। ये अंदर को आ रही, और बाहर को क्या क्या जा रही, ये I3 बाहर को जा रही, I4 बाहर को जा रही, और मान लो I5 बाहर को जा रही। कुछ करंट अंदर को आ रही, कुछ बाहर को जा रही। तो ये कह रहा है कि जो सम ऑफ ऑल करंट होगा, अलजेब्रिक सम, वो हमेशा कितना होगा, जीरो। यानी कि जितने भी करंट है, जैसे यहाँ पर बना देता हूं, कितनी करंट है, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3। अब आप बोलोगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सोचो जो करंट अंदर आ रही है और जो करंट बाहर जा रही है, हमें कुछ तो डिफरेंशिएट करना चाहिए, तो मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया। अंदर आने वाली करंट पे प्लस साइन ले लिया और बाहर जाने वाली करंट पे माइनस साइन ले लिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि अंदर आने वाली पे माइनस ले लो, बाहर जाने वाली पे प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। प्लस माइनस ऑफ I4 प्लस माइनस ऑफ I5, कितने भी करंट हो सकती है, मैंने सिर्फ 5 ही लिए, इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, जीरो। तो यहां से आप एक चीज कर सकते हैं कि I1 प्लस I2, ये माइनस 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 सब उधर जाएंगे तो प्लस, इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो दूसरी भाषा में होता है, आप लिख लीजिए, द सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द सेम जंक्शन। ये चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार जो भी मैंने बोला इस चीज को एज इट इज उतार दीजिए। दूसरी बात, जो किरचॉफ करंट लॉ है ना, ये एनर्जी चार्ज फॉलोज, ये बहुत ज्यादा आता है CBSE में, फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम में आएगा कि किरचॉफ का पहला रूल किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप लिखेंगे कि ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक हो गया। इससे ज्यादा IIT JEE में भी इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, बाकी तो छोड़िए। KVL देखिए, KVL क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल करंट, ठीक है, लिखिए, इन अ क्लोज लूप द सम ऑफ ऑल करंट एंड द सम, इसको सम कहते हैं मैथ्स में, ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि IR इज इक्वल टू जीरो। यानी कि सारे करंट और सारे IR का जो सम होगा वो कितना होगा, जीरो। अब ये करते कैसे हैं, इसके लिए आपको सर्किट बनाना आना चाहिए, ये मैंने भी आपको सिखा रखा है, ठीक है। अदरवाइज आप वीडियो देख लीजिए, हमने सारी वीडियो इस पर अपलोड की हुई है। अदरवाइज आपके स्कूल में भी आपने सीखा होगा कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आपके सर्किट सॉल्व करते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया है। अगली बात, follows the law of conservation of energy। ये इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाला फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जबकि नीचे वाला ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो खत्म होता है। ठीक हो गया। चलिए अब देखें अगर कितने फॉर्मूले बने हमारे यहाँ पर। आपके बने 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9
10 11, इसमें तो बहुत कम है, ये 12 और 13 14, ठीक है, लगभग 15 मान लो, राउंड फिगर। तो दीज आर द 15 फॉर्मूला इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा चैप्टर। देखिए आप चाहे तो इसको रेस्ट पे ले सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर वन शॉट में बना रहा हूँ, आप चाहें तो बीच बीच में मैंने टाइम स्पेंड दे रखे हैं, आप आराम से रेस्ट लेके इसको बनाइए, बट हाँ प्रॉपर देखिए, ठीक है, चाहे कितना टाइम लगे, एक बार प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि अगली बार के लिए आपको दोबारा कभी भी इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली। अभी हमने सिर्फ 2 चैप्टर कवर यहाँ पर किए। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसका नाम है मैग्नेटिज्म। देखिए मैग्नेटिज्म में मैंने पहले ही बता देता हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैंने जब मैग्नेटिज्म की वन शॉट बनाई थी तब भी आपको बताया था, मैं मैग्नेटिज्म में मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो चैप्टर मेरे को पहले से ही बहुत ज़्यादा अटपटा लगता था, तो मैंने उसको इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसके फॉर्मूले देने भी ठीक नहीं है। आप वो 3 से 4 फॉर्मूले, जर्नली उससे क्वेश्चन भी नहीं आता, बट उनको एक बार आप इसी के साथ कंपाइल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सीधे सीधे आपको सही बात बता दी कि उनकी, फिर ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ पर ये 3-4 फॉर्मूले छोड़ दिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि और जगहों भी कुछ फॉर्मूले छोड़े, ऐसा कहीं नहीं, जहां पर फॉर्मूले छूटे होंगे आपको ऑन द स्पॉट बता दिया जाएगा। ठीक हो गया। चलिए मैग्नेटिज्म में आपके ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बहुत कम फॉर्मूले हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का, एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स का, और क्रॉस के फॉर्म में क्यू बी वेक्टर, वी बोले तो वेलोसिटी, क्रॉस बी वेक्टर, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, लिख भी लीजिएगा जिसको चीजें पता नहीं है। दूसरी चीज आती है, पहला ये रहा, दूसरा आता है बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ में तो पहली बात तो इसका लॉ ही अपने आप में एक फॉर्मूला है। लॉ क्या बोलता है कि मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, इस वायर में कितनी करंट जा रही है, मान लो आई करंट जा रही है, मैंने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लिया, करंट एलिमेंट मतलब एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया, ये करंट एलिमेंट किसे कहते हैं कि जिसमें करंट हो और उसकी लेंथ हो, मान लो इसमें करंट जा रही है आई और इसकी लेंथ है डीएल, तो करंट एलिमेंट का नाम क्या हो गया, आई डी एल। और यहाँ से कितनी की दूरी पे ले लो, आर डिस्टेंस की दूरी पे ले लो, पी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डीबी। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल में कभी नहीं आएगा, क्योंकि डीबी निकालना क्यों आएगा, कैसे आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है कभी नहीं आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द बायो सावर्ट लॉ। अब आपके लिए होमवर्क है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, ठीक है। जिसका भी कमेंट सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि आपका कमेंट सबसे ऊपर पे शो हो जाए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन, इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन है इसका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ, यानी कि कोई भी लूप है अगर उसके सेंटर पे, उसका रेडियस मान लो आर है, तो उसके सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मान लो उसका रेडियस कितना है, आर है, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बी का फॉर्मूला होता है आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब आपकी बुक में हो सकता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मैंने एन क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि एग्जाम में जब इससे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पे लिखे रहते हैं, वो एक टर्न का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2 टर्न होंगे तो इंटू 2, 3 टर्न होंगे तो 3, 4 टर्न हुए तो 4, तो n टर्न हुए तो मैंने सीधा क्या इंक्लूड कर दिया, n यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ लूप, इसका भी ड्रॉ बनाना बहुत जरूरी है, और इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं मैग्नेटिज्म से, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल।
अब इसका आपका डायग्राम कैसे बनता है, देखो ये रहा, मान लो ये लूप है ऐसे करके, इसका जो रेडियस है यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही होती है, इसका रेडियस ए लेके चलते हैं लोग, ठीक है, जबकि सबका रेडियस आर मानते थे और ये दूरी को मानते हैं एक्स। इस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट पे जो निकलता है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन यहाँ को होती है, बात याद रखना। ठीक, आगे तो ये जो फॉर्मूला आपका निकलता है, ये फॉर्मूला निकलता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन क्यों इंक्लूड किया है, नंबर ऑफ टर्म, आई ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ, पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, अब इसके बाद जो नया फॉर्मूला हमारा बनेगा, इसमें भी बहुत कम फॉर्मूला है। अगला है एम्पेयर लॉ, एम्पेयर लॉ, एम्पेयर लॉ क्या फॉर्मूला बनता है इसका बताइए, इसमें बनता है लाइन इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक हो गया, ये एम्पेयर लॉ, ऑब्वियस सी बात, इससे कभी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, पहला एप्लीकेशन होता है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो हमने पढ़ा था इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें भी n मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्यों n मल्टीप्लाई होगा, पहले वाले में तो लूप था, तो लूप में फेरे होते हैं, ये तो एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में कौन सा फेरा होता है, ठीक है, तो फ्लो में ये चीज नहीं करना है। तो B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। और दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड D वेक्टर, ठीक है, ड्यू टू सोलेनॉइड। वैसे तो सोलेनॉइड सिलेबस में नहीं है, ठीक है, खाली क्वालिटेटिव आइडिया है, बट थ्योरी नहीं है, सॉरी डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला तो इसका आ ही सकता है। तो B बराबर क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न। और सोलेनॉइड के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। सोलेनॉइड क्या होता है, एक ऐसा सिलेंडर होता है, ठीक है, कुछ चीजें देखो, छोटी छोटी बातें, इसी चक्कर में हमारी वीडियो लेंदी हो रही है कि मैं ये चीजें आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, जिसमें कि ऐसे क्या होता है, आपके क्लोज लूप होते हैं, ठीक है, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। और सोलेनॉइड के जो अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड, जितना भी होता है कहाँ पे होता है, अंदर। और अंदर इसके मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड बी, इनसाइड सोलेनॉइड क्या क्या होता है, पहली बात बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, खतरनाक एकदम, ठीक है, दूसरा यूनिफॉर्म होता है, और तीसरा पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड या सोलेनॉइड एक्सिस, सोलेनॉइड एक्सिस। सोचो ना, पैरेलली तो है, देखो सोलेनॉइड भी ऐसे करके है, और ये रेड कलर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है लगभग उसके पैरेलल है। तो तीन चीजें होती है, स्ट्रांग होती है, यूनिफॉर्म होती है, और पैरेलल टू द सोलेनॉइड। जबकि बाहर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमने एम्पेयर लॉ भी खत्म कर दिया, ठीक है। एम्पेयर लॉ के बाद आपका जो आता है, आप आई थिंक खत्म ही हो गया, अगला मैग्नेटिज्म में अब जो आता है सबसे पहला, F इक्वल टू, आपको बताना है कहां से है करके, Q E प्लस V क्रॉस P। ये देखो, ये है लॉरेंज फोर्स, पक्का। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज विच इज प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, ये चीज आप डेफिनेशन में लिख लीजिएगा। इसको कौन सा फोर्स कहते हैं, लॉरेंज फोर्स,
बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में लॉरेंज फोर्स। और ऑब्वियस सी बात है, जिसमें क्रॉस वगैरह वगैरह दिख रहे हैं ना, एक क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इनके कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, किसी भी हाल में नहीं आ सकते इनके न्यूमेरिकल। ये जस्ट फॉर्मूले समझने के लिए। एक तरीके से मैं फॉर्मूले कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनको आपको स्किप भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ, थ्योरी में अगर आप फॉर्मूले पढ़ के ले जाते हैं तो उन्हीं फॉर्मूलों को तो हमने वहां पर इंग्लिश में लिख देना है। तो ये चीज फायदा होता है इससे, आप थ्योरी लिख सकते हैं जो जो मैं ये बोल रहा हूँ। एक तरीके से मैं पूरा चैप्टर ही रिवाइज करा रहा हूँ आपको। इसके बाद ये क्या हो गया, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है जब कंडक्टर की लेंथ होती है, जिसका नाम होता है ILB साइन थीटा। ये कब होता है, जब कंडक्टर की कुछ लेंथ हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स का एक और फॉर्मूला है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं। ये तभी लगाओ जब आपको क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है। ठीक है, और असल में फॉर्मूला ज्यादा लगता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फॉर्मूला इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं टॉर्क, ठीक है, वहां ये फॉर्मूला लगता है। और टाउ बराबर क्या होता है, IAB कॉस थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो गया, IAB कॉस थीटा। और अगर उसमें n टर्न है तो कितना हो जाएगा, NIAB कॉस थीटा। जहां जहां पर मैं n लिख रहा हूं ना, अगर एग्जाम में n नहीं दिया है तो n बराबर क्या मानोगे, 1 मानोगे। तो टाउ बराबर या तो ये लिखो, या तो IAB कॉस थीटा लिखो, या आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, MB साइन थीटा। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वेयर M इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट। और M का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका M बराबर N नंबर ऑफ टर्न, I करंट जो बह रही है, A एरिया। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर ये चीज आप पूरा समझ जाएंगे। एक्चुअल में आपको ये NI ये तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, वहां सीधा मैग्नेटिक मूवमेंट दिया होता है। तो टॉर्क निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अगर IAB पूरा करके दिया है तो ऊपर वाला लगाइए, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ है, और खास तौर पे ये बार मैग्नेट के लिए ज्यादा यूज होता है। किसके लिए, बार मैग्नेट, उस पे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है। आई बात समझ में। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, टॉर्क भी पूरा पढ़ लिया। टॉर्क पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर तो यहाँ पर मैं पूरा ही बता चुका हूँ, इस पर मैंने न जाने कितने बार वीडियो बनाई है। ठीक है, आपको वन शॉट मिल जाएगी, स्पेशल टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएगी। तो क्या है गैल्वेनोमीटर, क्या होता है बताओ तो एक बार रिवाइज। क्या होता है गैल्वेनोमीटर, एक ऐसा डिवाइस जो किसको डिटेक्ट करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। ठीक हो गया। अमीटर क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, और गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर को एक बार अमीटर में चेंज करते हैं, और एक बार गैल्वेनोमीटर को किसमें चेंज करते हैं, वोल्टमीटर में चेंज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला होता है आई हुआ पूरे सर्किट की करंट, माइनस IG हुआ वो करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है, ठीक है, इंटू एस इज कॉल्ड संट। याद है, एक संट लगता था, संट, जिसको कि एस कहते थे, और कहाँ लगता था, पैरेलल में लगता है। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा IG इंटू जी, दिस इज। अब आप बोलेंगे यार हमें स्कूल में तो पूरा अलग ही लिखा रखा है, कुछ अलग टाइप का है। वो फॉर्मूला इसी को है, इसी को खोल डाल के वहां पर IG की वैल्यू है, एस की वैल्यू निकाल रखी है। अगर कोई यहाँ से एस निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। तो तुम सिर्फ इसे याद करो ना, बन तो तुम्हारा इससे भी जाना है। ठीक है, और इस वाले में क्या करना है, V इक्वल टू I, R होता है ना, तो R के बदले आपने G प्लस R लगा देना है। G क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करते हैं, सब पढ़ा रखा है मैंने, तो क्या लगाते हैं, एक हाई रेसिस्टेंस R इन किस में लगाते हैं, सीरीज। ये बात आप याद रखना कि गैल्वेनोमीटर को हमने एक बार किस में चेंज किया, आपका अमीटर, और एक बार हमने किस में किया, वोल्टमीटर में। साथ ही साथ में गैल्वेनोमीटर पे एक और कभी कभी क्वेश्चन आता है, सेंसिटिविटी। दो तरीके की सेंसिटिविटी होती है, एक होती है करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। न्यूमेरिकल नहीं आता, बस एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर होती है NAB, ठीक है, अपॉन K, और यहाँ पर होती है NAB अपॉन K इंटू R।
ठीक है, एन हुआ नंबर ऑफ टर्न, ए हुआ एरिया, बी हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो एग्जाम में एक बार आया हुआ था कि क्या क्या मेथड से आप सेंसिटिविटी को बढ़ाया घटा सकते हो। तो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, किस किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे, और किस पे करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे, और शायद आई भी होता है क्या, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वैसे तो नहीं होना चाहिए इस पे। और किस पे डिपेंड करती है, आर पे, और साथ ही साथ पे नंबर ऑफ टर्न पे। ठीक है, तो ये चीज है। फिलहाल सेंसिटिविटी के ये दो फॉर्मूले होते हैं, और यहाँ पर हमने पूरा जो आपका मैग्नेटिज्म है इसको भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में कितना है, देखिए ऊपर कितने फॉर्मूले गए, लगभग 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर में 8 9 10 11 12 13 14 15, अराउंड 15 फॉर्मूले यहाँ पर भी रहे, 15 फॉर्मूले किसमें, मैग्नेटिज्म। आई होप आपको मैग्नेटिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है हमारा ईएमआई। अच्छी बात यह है कि ईएमआई में आपका एक भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक हो गया। तो ईएमआई के बाद हमारा जो अगला आता है, इसका नाम, वैसे ईएमआई में है, ऐसी बात नहीं है, दो फॉर्मूले तो हैं, लिखा ही देता हूँ उसको, अभी मेरे को अचानक से याद आई। पहला फॉर्मूला है फैराडे का लॉ, ईएस निकालने का, ई निकालने का, क्या होता है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, पहला फैराडे का दूसरा लॉ कहते हैं इसको। दूसरा आपका सेल्फ इंडक्शन, क्या होता है, एन फाइव, फाइव फ्लक्स होता है, एन नंबर ऑफ टर्न होते हैं, इक्वल टू क्या होता है, एल आई। और ई, ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपको, अगर आपको याद हो तो ई बराबर होता है क्या था, एल अपॉन डी आई बाई डी टी, ऐसी था क्या कुछ, एक मिनट, हाँ एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। डी आई बाई डी टी ऊपर था कि नीचे था, एक बार इसको मैं अगर चेक करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैंने एक तरीके से मिस कर दिया था, मुझे लगा टाइम पे माइंड में नहीं आया कि इससे भी आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं। हाँ मिल गया। हाँ ई बराबर, सॉरी ई बराबर एल बराबर होता है, सॉरी कहाँ पर गलती हुई, एल बराबर होता है, एल बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ पर माइनस ई एस अपॉन, नीचे होता है डी आई बाई डी टी। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला कहीं ज्यादा लगने वाला है, खाली टाइम पास के लिए दिया गया। ठीक हो गया। और माइनस साइन किसकी वजह से आता है, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है कि जो अपोजिंग जो ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो अपने ही प्रोडक्शन के कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ क्या फॉर्मूला बनता था, म्यूचुअल इंडक्शन में फॉर्मूला होता था N2 यानी कि फ्लक्स चेंज करेंगे दूसरे कॉइल में, तो ईएमएफ बहेगी कौन से कॉइल में, करंट बहेगी पहले कॉइल में, MI1। और यहां से अगर M किसी को निकालना हो तो माइनस ई ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अपॉन DI1 अपॉन dt, सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कभी एग्जाम में न्यूमेरिकल इससे नहीं आएगा, ये जनरली प्रूफ करने को आते हैं, और जो इनके प्रूफ है मैंने ईएमआई के वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से करा रखे हैं, हर एक डेरिवेशन। ठीक हो गया। चलिए, तो 1 2 3 4 अराउंड 5 डेरिवेशन, सॉरी 5 फॉर्मूले आपके यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर एक फेराडे लॉ था, फेराडे लॉ बताया, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन, कि जब किसी कॉइल में करंट चेंज होती है तो उसी कॉइल में जब फ्लक्स बहती है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और करंट चेंज होगी दूसरे कॉइल में और ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके बगल वाले कॉइल में, तो इस फिनोमिना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये मैं आपको बहुत बार बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब ईएमआई भी यहाँ पर खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। देखिए, अब नया टॉपिक आएगा हमारा एसी। ठीक है, अब एसी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले
एसी में ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं। सबसे पहला है इसका नॉर्मल, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई और ई की वैल्यू थी। अगला होता है आई आर एम एस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट अपॉन रूट टू। और ई आर एम एस, इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन, पक्का। उसके बाद अगर हम बात करें तीन चीजें, एक होता है आपका आर सर्किट, एक होता है आपका एल सर्किट, और एक होता है आपका सी सर्किट। ठीक है, यहां पर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, देखिए, क्योंकि इसको ऐसे ही पढ़ा जा सकता है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आर सर्किट की बात करूं, ठीक है, आर सर्किट में ई आपका कितना होगा, देखो इतने फॉर्मूले तो आप आर सर्किट में पहला पॉइंट लिखेंगे, एक मिनट, आर सर्किट में जो रेसिस्टेंस होता है आर सर्किट का, उसको क्या कहा जाता है पता है आपको, उसको कहा जाता है एक्सएल। आर सर्किट के रेसिस्टेंस को एक्सएल कहते हैं, और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। एल सर्किट, सॉरी क्या कह रहा हूँ, आर सर्किट के रेसिस्टेंस को कहते हैं रेसिस्टर। ठीक है, सिंपल, इसका जो रेसिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आर, सिंपल। एल सर्किट के रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल, और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। देखो एक्स के नीचे पे एल लगा है छोटा सा, जबकि ओमेगा से मल्टीप्लाई है एल, दोनों में अंतर है। ठीक हो गया, तो एक है एक्सएल, एक्स के नीचे छोटा सा एल है, और एक ओमेगा एल है, ओमेगा इंटू एल। ऐसे यहाँ पर तीसरा सी सर्किट में अगर बात करें, तो सी सर्किट के रेसिस्टेंस को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको कि किससे डिनोट करते हैं, एक्सी, और एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक हो गया, तो यहां पर हमने आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट, तीनों सर्किट यहां पर पढ़ दिए। ठीक हो गया, चलिए बढ़िया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो आर सर्किट में जो पावर होती है, पावर, एवरेज पावर, इसका फॉर्मूला होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। जबकि एल सर्किट में जो पावर होती है एवरेज, वो होती है 0, और सी सर्किट में भी जो एवरेज पावर होती है वो कितनी होती है, 0। ठीक है, कुछ चीजें काम की बात है, अगर आपने पहले इसको पढ़ा है, आर सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट पे लिखेंगे 0 फेज डिफरेंस, पहली चीज ये पढ़ी, दूसरा ये, तीसरा 0 फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, यानी कि जिस फेज में करंट जाती है उस फेज में आपकी ईएमएफ भी जाती है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके लिए आपको एक बार वन शॉट वीडियो देखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जिन्होंने पढ़ा है वो अभी तक समझ चुके होंगे। एल सर्किट में आपका क्या होता है कि जो करंट होती है आई लैग्स ई, ई से लैग करती है कितने से, पाई, पाई बाई 2। यानी कि अगर ई है आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई कितनी हो जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो इतना ही रहेगा, बट माइनस में कितना हो जाएगा, चूंकि लैग कर रहा है तो कितना लिख दो, पाई बाई 2। ठीक है, और इस वाले में होता है कि आई लीड करती है ईएमएफ बाई पाई बाई 2। यानी कि अगर यहां पर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई नॉट, और यहां पर कितना लिख दो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई, दिस इज। ठीक हो गया, सॉरी पाई कर दिया, इसको पाई बाई 2 करना पड़ेगा।
प्लस पाई बाई, ठीक हो गया। चलिए, आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी तो क्या, इसमें लंबी बननी चाहिए, बट हाँ, अब धीरे धीरे जो मेरा सॉफ्टवेयर है इसने काम करना बंद कर दिया है, धीरे धीरे लैग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे एसी के साथ ब्रेक लेना पड़ेगा। बट हाँ, आपकी वीडियो कंटिन्यू चलते रहेगी, आप बीच में ब्रेक लेते रहिए अपने अकॉर्डिंगली। मैं सीधे इसके बाद आऊँगा ऑप्टिक्स में, ठीक हो गया। तो यहाँ पर पहले एसी हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आर सर्किट पढ़ा, एल सर्किट पढ़ा और सी सर्किट पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करें, हमको 2 सर्किट और पढ़ने होते हैं जो कि नॉट इन सिलेबस है, ठीक है। मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, ये सीबीएसई में तो आया है, यूके बोर्ड में आज तक नहीं आया है। पहला है एलआर सर्किट, ठीक है, और दूसरा है आपका आरसी सर्किट। अब ये एलआर सर्किट कैसा होता है, देखो एल कहाँ को होता है, वीएल ऊपर को, जबकि आर कहाँ को होता है, यहाँ को। ये देखो, याद है ना जब मैंने डेरिवेशन पढ़ाया था, वीएल कहाँ को होता था, ऊपर को। तो जो नेट जाएगा वी, वो भी कहाँ को जाएगा, यहाँ को जाएगा, पक्का। तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ई अपॉन जेड, वेयर जेड इज इम्पिडेंस। अब आप बोलेंगे इम्पिडेंस तो आपने एलसीआर सर्किट में सिखाया था, वो एलसीआर सर्किट का इम्पिडेंस था, ये एलआर सर्किट का इम्पिडेंस है, सबको जेड से डिनोट करते हैं। आई बात समझे, मैंने एग्जांपल भी दिया था। देखो, एक जर्मन शेफर्ड है, उसकी ब्रीड जर्मन शेफर्ड है। अब किसी ने उसका नाम टॉमी रख रखा है, किसी ने उसका नाम कालू रख रखा है, किसी ने उसका नाम कुत्ता रख रखा है, तो कुछ भी रख सकता है ना उसका नाम, बट ब्रीड उसकी जर्मन शेफर्ड है। ऐसे यहाँ पर है, जो आपका एलआर सर्किट है, जो इसमें जेड है इम्पिडेंस, वो कॉमन नेम है, ठीक है, एक यूनिवर्सल शब्द है। अब एलआर सर्किट में एलआर सर्किट का जेड हो गया, आरसी सर्किट में वो आरसी सर्किट का जेड हो गया, और एलसीआर सर्किट में वो एलसीआर सर्किट का जेड हो गया। तो यहाँ पर जो जेड का फॉर्मूला होता है, जेड बराबर वो होता है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, आई निकालने का। और एवरेज पावर पी एवरेज यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और सीबीएसई बोर्ड में आ सकती है, ये 2023 या 24 में आ भी रखा है इससे क्वेश्चन, ठीक हो गया। चलिए, अब पहला हमने कौन सा पढ़ा, आपका एलआर सर्किट। अब एलआर सर्किट के बाद आरसी सर्किट, देखो आर कहाँ को था, अगर बात करें तो आर ऐसे था, देखो इसने पेन चलनी बंद कर दी, देखो यहाँ को वी आर है, और यहाँ पर कितना है, नीचे को वी सी सर्किट नीचे को होता है, तुम्हें याद हो। तो यहाँ पर नेट कहाँ को जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे करके नीचे को जाएगा कुछ। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पर निकालने को बैठेंगे, तो इस वाले में आई बराबर भी क्या होगा, सेम ई अपॉन जेड। बट अब ये जेड किसका होगा, आरसी सर्किट का। तो निकालेंगे कैसे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के बदले कितना लिख देंगे, एक्स सी का स्क्वायर, बस बात खत्म, ठीक हो गया। और इसमें भी जो एवरेज पावर होता है, ये था दूसरा, पी एवरेज इक्वल टू 0, ठीक है। जो एलसी सर्किट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एलसी ऑस्किलेशंस और एलसी सर्किट पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है। जो एलआर और आरसी सर्किट थे, ये सीबीएसई में आए हुए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। आप चाहे तो इसको कर भी लीजिए, छोड़ के तो मत ही जाइए, ठीक है, अदरवाइज आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ओके, चलिए, अब हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की ओर आ रहे हैं, जो कि इसमें है एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, अगर मैं एलसीआर सर्किट की बात करूं, एलसीआर सर्किट में देखो ऐसे करके होता था, तीनों को कंबाइन कर लो, डेरिवेशन तो आप सभी ने सीखा था, वी आर ऊपर को क्या जाता था, वी एल, और नीचे को क्या जाता था, वी सी, और इसका नेट वी कहाँ को जाता था, यहाँ कहीं को जाता था नेट ईएमएफ, या ई या वी कुछ भी बोलो। तो इस केस में आई बराबर क्या होगा, ई बाई जेड, सेम। और एलसीआर सर्किट का जो जेड होता है, जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, हाँ इम्पीडेंस। यहां पर इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। साथ ही साथ में यहाँ पर tan फाइव, देखो इसे कहते हैं फेज एंगल, दिस इज फाइव,
तो tan phi का फॉर्मूला होता है यहाँ पर XL माइनस XC। देखो जिन्होंने चैप्टर में वन शॉट नहीं देखा है, चैप्टर नहीं पढ़ा है स्कूल में, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है, इतने फॉर्मूले नहीं पढ़े जा सकते। तो अगर आप वन शॉट देख के आए हैं तो आपके लिए डेरिवेशन आपके दिमाग में याद हो रहा होगा, अरे डेरिवेशन में हमने ऐसे किया था, और एक एक लाइन में याद हो जाएंगे सबके सब। तीसरा होता है cos phi पावर फैक्टर, इसको कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस या फेज एंगल, फेज एंगल या फेज डिफरेंस बोले तो आप tan phi निकालेंगे। और अगर वो पावर फैक्टर बोले, पावर फैक्टर, तो आपको क्या निकालना है cos phi। cos phi का फॉर्मूला होता है R अपॉन Z, और Z आपको पता है ऊपर दे रखा है। Z क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। दिस इज द Z ऑफ LCR सर्किट। ठीक हो गया। अब LCR सर्किट के बाद लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक इसमें है हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आपको पता होना चाहिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाती थी, पावर मैक्सिमम हो जाती थी, पहली बात तो, ठीक है। पावर मैक्सिमम है तो करंट मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम कब होती थी, जब XL बराबर क्या हो जाता था, XC। अब XL क्या था, इंडक्टर का रेसिस्टेंस, और XC क्या था, कैपेसिटर का रेसिस्टेंस। फिर हमने डेरिवेशन सॉल्व किया था, ठीक है। ये चीज तो याद ही रखिएगा, XL बराबर XC, कई बार तो यही कंडीशन पूछ देता है। और जब इस डेरिवेशन को सॉल्व किया था 2-3 लाइन के बाद, हमारा जो आंसर आया था, पहले हमने निकाला था ओमेगा, ओमेगा था 1/√LC। अभी ओमेगा क्या है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, यह है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कई बार यही आती है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और फिर उसके बाद हमने ओमेगा के बाद निकाला था F, जिसका फॉर्मूला था 1/2π√LC। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद आपका एक फॉर्मूला आ सकता है जिसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला नॉट इन सिलेबस, ठीक है, CBSE में क्या बताया आ सकता है। क्यू फैक्टर को जस्ट फॉर्मूला लिखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस L और C अपॉन वोल्टेज, कभी डेफिनेशन आ गई तो, वैसे तो आएगा नहीं है, सिलेबस में नहीं है शायद, अक्रॉस R। और क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC, L/C। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू फैक्टर। ठीक हो गया। अब फाइनल और लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का हमारा, इसके बाद हम सीधे, शायद आपकी वीडियो का मिड हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम सीधा ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर या इस वीडियो को मैं इसी को लगा के पार्ट 2 जैसा भी सुटेबल रहेगा, ठीक है। अब आपके सामने अब इतने उससे है तो आपको मैंने एक तरीके से हिंट दे दिया कि यहाँ पर मैं एक पॉज ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको करने से पहले लास्ट टॉपिक पढ़ा जाता हूँ इधर पे, ट्रांसफॉर्मर। मैंने पूरी वर्किंग बता रखी थी। ट्रांसफार्मर में एक होता है स्टेप अप, स्टेप अप क्या होता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है, एक होता है स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को घटाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर रेशियो, जिसको के कहते हैं। और के कैसे निकलता है बताइए, के निकलता है आपका NS/NP। NS क्या है यहाँ पर, देखो NS लिख लेना, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, NP नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, ES EMF इन सेकेंडरी कॉइल, EP EMF इन प्राइमरी कॉइल, ऐसी IS करंट इन सेकेंडरी कॉइल, और IP इसको कहेंगे करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो NS/NP इक्वल टू ES या V भी कह सकते हो, VS/VP या EP कह दो, E लिख रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि जब ये लैग होना चालू होता है तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है इसको लिखना। देखो ES/EP इक्वल टू IS/IP मत कर देना फ्लो में, ये होता है IP/IS। आई बात समझ, ये बात। और ये दो तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, जब ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा तब क्या केस बनेगा, जब ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है तो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स NS विल ऑलवेज ग्रेटर देन NP।
या आप कह सकते हो कि ई एस इज ग्रेटर देन ई पी, कुछ भी कहो, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं स्टेप डाउन की, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में क्या होगा, k विल ऑलवेज लेस देन 1. It implies that the number of turn in primary coil is greater than number of turn in secondary coil, or simply we can say EMF of the primary coil is greater than the EMF of the secondary coil. ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एक पॉज देते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका डायरेक्ट नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट ऑप्टिक्स से और खत्म करेंगे आपके न्यूक्लियाई। ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया सेगमेंट, तब तक आप एक छोटा सा पॉज दे दीजिए, ठीक है। ओके।